इंटू जे, ये कंपोनेंट हो गया। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर आर है और आपसे कोई कहता है कि वेक्टर आर को इन दो वेक्टर ए और परपेंडिकुलर नहीं है और वेक्टर बी के अलग रिजॉल्व करना है, इसके पैरेलल एक ले लो, इसके पैरेलल एक वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा मान लो पी क्यू आर है, जो वेक्टर होगा इसके पैरेलल है, वेक्टर ए के पैरेलल है, तो जैसे ही वेक्टर ए के पैरेलल है तो ये एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ये होगा। तो पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। उसी प्रकार से जो आरक्यू वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल है तो y टाइम्स ऑफ b हो गया। बहुत सिंपल लॉजिक से ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू x से प्लस y। मतलब एक वेक्टर को अगर मुझे दो वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व करना है, जिनके अलोंग रिजॉल्व करना है उसके साथ कोई स्केलर ले लो और दूसरे के साथ स्केलर ले लो, दोनों को ऐड करो, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो। और अगर तीन के अलोंग रिजॉल्व करना है तो वैसे ही आगे बढ़ा दो जैसे 3D में बढ़ाया। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि वेक्टर r है और इसको मुझे रिजॉल्व करना, सपोज कर लीजिए a1 वेक्टर के लॉन्ग, a2 वेक्टर के लॉन्ग, a3 वेक्टर के लॉन्ग, a4 वेक्टर के लॉन्ग, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू an-1 वेक्टर, an वेक्टर। अब मैं इस वेक्टर r को, इस वेक्टर r op को मैं इतने सारे वेक्टर के अलग रिजॉल्व करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां मिला दीजिए, ट्रायंगल लगा देगी। तो आपका जो वेक्टर r जो हो जाएगा, दिस वेक्टर r, this can be written as, कि जो वेक्टर r होगा this can be written as this vector क्या वेक्टर इनटू स्केलर, this vector into scalar x1 a1 x2 a2 x3 a3 up to xn a। This way of writing is called linear combination। इसका नाम क्या है? This is called linear combination। या लीनियर का मतलब है यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे लीनियर शब्द का मतलब है बेटा यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान दीजिएगा कि हम पहुंच गए अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मैं बात कर रहा हूं लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। देखो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये कुछ नहीं है। डिपेंडेंट का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट का दूसरा नाम है बेटा कोप्लेनर, और ये है नॉन कोप्लेनर। और ध्यान दीजिए कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर की ऑलरेडी मैं चीजों को बहुत यूज कर चुका हूं अभी तक, बस नाम इस तरीके से ले रहा हूं। तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी वी हैड यूज इट, हमने यूज कर लिया है ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है, यूज कर चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हमने क्या किया अभी यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। वेक्टर आर को हमने एन वेक्टर के साथ रिजॉल्व किया और ट्रायंगल और लगा के सबको जोड़ना चालू कर दिया, तो वेक्टर आर हमारा ये हो गया। मतलब एक वेक्टर को, जैसे आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर करते थे कि एन वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते थे, उसका उल्टा काम है ये कि भाई एक सिंगल वेक्टर को हम एन वेक्टर के अलग रिजॉल्व कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने जो है इस वेक्टर आर को एक वेक्टर का रेजोल्यूशन निकालना चाहते, इस प्रकार का आपने एक रिलेशन लिखा, वेक्टर स्केलर के बीच में इस प्रकार का आपने एक रिलेशन लिखा। सपोज कर लीजिए ये जो रिलेशन लिखा आपने x1 a1 प्लस x2 a2 वेक्टर और स्केलर का हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। x1 x2 x3 xn तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बहुत सारे इनफिनिट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, हमने वेक्टर और स्केलर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। ये हम क्या कह रहे हैं कि इन वेक्टर और स्केलर का लीनियर कॉम्बिनेशन करने में मुझे ये वेक्टर r मिलेगा। ठीक है, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि
भाई किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x1 x2 x3 xn की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको r देगा, लेकिन अगर आप x1 x2 xn की वैल्यू बदल दोगे तो आपको r नहीं भी मिलेगा। इसलिए का लीनियर और यूनिक वे है, r देने का एक यूनिक वे है। r देने के लिए दो x1 x2 x3 की जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, उस वैल्यू के लिए ही r मिलेगा, दूसरी वैल्यू के लिए r नहीं मिलेगा। तो सपोज कर लो कि मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा लिखना चालू किया, कुछ वेक्टर थे कुछ स्केलर थे, मैंने उनको प्लस माइनस करके ऐड करके रिजल्ट बनाया, और जब मैंने इसको ऐड किया तो ऐड करने पे मुझे ये जीरो वेक्टर मिला। इसने एक नया वेक्टर नहीं दिया, ये नल वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे दो केस आएंगे, अगर मान लीजिए कि ये a1 a2 a3 an, सॉरी सपोज कर लीजिए जो x1 x2 x3 xn आर नॉट ऑल जीरो, ये सबके सब जीरो नहीं है। अगर ये सभी स्केलर जीरो होंगे, सपोज कर लो आर ऑल जीरो, आर ऑल जीरो, आर ऑल जीरो मीन्स आर ऑल जीरो, ये मान लो ये जो स्केलर थे x1 x2 x3 xn ये सब खुद जीरो है। अगर पूरे स्केलर ही जीरो है तो जीरो इनटू एनी वेक्टर करोगे नल वेक्टर ही देगा, इसका सम तो ऑटोमेटिक जीरो है। इसका मतलब वेक्टर अब स्केलर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वेक्टर स्केलर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो क्योंकि स्केलर को जीरो, जीरो इनटू एनी वेक्टर विल बी ऑलवेज जीरो। अगर ये सभी स्केलर जीरो हो जाए देन वेक्टर a1 a2 a3 an is independent 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 of what? स्केलर। स्केलर की वैल्यू को डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्केलर की वैल्यू जीरो ही है, जीरो इनटू एनीथिंग विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है नॉन कॉम्प्लेनर वेक्टर। ध्यान रखिएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट जनरल नेम है, क्योंकि अगर वेक्टर की संख्या मान लो 4 5 10 हो गई तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करेंगे, नॉन कॉम्प्लेनर वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी जीरो हो गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है। फर्स्ट केस देखिए, सपोज कर लीजिए कि x1 a1 प्लस x2 a2 जीरो, आपने दो वेक्टर लिए a1 a2 और दो स्केलर लिए x1 x2 और इसका सम जीरो हो गया, और x1 x2 जीरो है, तो a1 a2 क्या होने चाहिए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेक्टर्स। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है इसका तो ये अब आपके क्या होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर या नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ये वेक्टर आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है ना। दिस विल बी जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x1 equal to 0 equal to x2 depend only if vector a1 a2 are non कोलिनियर। इसी बात को घुमा के लिख रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा हूं। यही काम किया था कि भाई मैंने क्या किया था, दोनों तरफ अगर सेम वेक्टर थे तो मैंने उठा के उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया था, कब, जब वो नॉन कोलिनियर थे। यहाँ पे क्या किया, राइट हैंड साइड वाले वेक्टर को भी लेफ्ट में लेके आ गया। अब कह रहा हूँ कि ऑलवेज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो ये स्केलर जीरो होने चाहिए, अब जब ये वेक्टर्स आपके क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। और अगर तीन वेक्टर आ जाता है x1 a वेक्टर, x2 a2 वेक्टर और x3 a3 वेक्टर, अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x1 equal to 0 equal to x2 equal to x3, ये कब होगा, जब वेक्टर्स क्या होंगे, if and only vector a1 a2 a3 are non coplanar। इसका यूज हमने ऑलरेडी कर लिया था, याद आ रहा होगा आपको, हमने बार बार देखा था कि दो वेक्टर ए और बी नॉन कोलिनियर हैं, उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना।
वही बात हम कह रहे हैं भाई, इधर भी मान लो जो वेक्टर था a1 a2, इधर भी होता मान लो a1 a2, कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, या राइट हैंड साइड वाले पूरे वेक्टर को लेफ्ट में ले आते हैं तो कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर देते हैं, रिजल्ट सेम मिलेगा। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये जो रिलेशन 1 था ये 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो स्केलर थे x1 x2 x3 xn आर नॉट ऑल 0, ये भी नहीं 0 नहीं, नॉट ऑल 0, ये सभी 0 नहीं, कुछ 0 लेकिन कुछ 0 नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें कुछ 0 है और कुछ 0 नहीं है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्केलर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी समेशन 0 होगा, कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 होगा, हर वैल्यू के लिए 0 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब therefore I can say that vector a1 a2 a3 an are linearly dependent vectors, linearly dependent vectors, ठीक है। और इसका शॉर्ट नेम है कोप्लेनर या कोलिनियर। देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि a1 a2 आर कोलिनियर, a1 a2 आर कोलिनियर, ध्यान देना भी समझ में आ जाए, then a2 must be equal to lambda times of a1, बोलो ऐसा ही होगा। अगर भाई a1 a2 कोलिनियर होंगे तो एक वेक्टर टाइम्स होगा कि नहीं होगा, बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा गायब कर देते हैं टीचर्स इसको, ठीक है। तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा ना, तो लिनियर है तो ठीक, तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, ठीक, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो लैम्डा a1 माइनस a2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा a1 माइनस a2 वेक्टर 0 हो गया, लैम्डा की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नॉट ऑल 0, सब 0 नहीं है, कुछ 0 है, हो सकता है लैम्डा 0 हो जाए, ये क्लियर दिख रहा है, जो a2 का जो कोफिशिएंट है वो तो -1 है, वो तो कभी 0 नहीं होगा, लैम्डा भले 0 हो जाए लेकिन ये जो रिजल्ट है इसका जो एक कोफिशिएंट है -1 वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, सभी कोफिशिएंट जो थे इसके कोफिशिएंट क्या है, a1 का क्या है लैम्डा, a2 क्या है -1। व्हाट आर स्केलर्स हियर, स्केलर क्या है, स्केलर कौन कौन है, एक लैम्डा और एक -1 है, और ये -1 0 नहीं होगा। देखिए ऊपर की थ्योरी होल्ड हो गई कि अब ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होंगे वो इस स्केलर की वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अभी ये स्केलर लैम्डा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब स्केलर लैम्डा की हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे कि इसको सम करने पर रिजल्ट हमको 0, बात समझ में आ गई, ठीक है, नो डाउट। अरे बेटा कोलिनियर में ये कंडीशन थी ना, क्लियर दिख रहा है, ये भले 0 हो जाए ये तो 0 नहीं होने वाला, हमने यही तो लिखा नॉट ऑल 0, सभी स्केलर 0 नहीं होने चाहिए, और सभी स्केलर अगर 0 नहीं है और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेक्टर्स आर कोलिनियर, और सभी स्केलर अगर 0 हो जाएंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, दिस इज कॉल्ड। उसी प्रकार से देखो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, कि कोप्लेनर है, तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो हमने पढ़ा था कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो वेक्टर ए3 को बाकी दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब इस ए3 को उधर ले जाइए, फिर वही सेम लॉजिक, y2 माइनस a3 इक्वल टू 0, भाई बाकी x और y स्केलर भले 0 हो जाए, x y और ये -1 ये स्केलर है, ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0, x और y भले 0 हो जाए लेकिन ये जो स्केलर है वो कभी 0 नहीं होगा। तो सभी स्केलर 0 नहीं है, सभी स्केलर 0 नहीं है, ये 0 नहीं है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन 0, सभी स्केलर 0 नहीं है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, इसका मतलब दिस इज अगेन व्हाट,
coplanar vectors are what? They follow the definition of linearly dependent vectors. तो ये ऑलरेडी हमने यूज कर लिया था इस तरीके से स्कोर क्वेश्चन में कि भाई अगर इधर भी सेम वेक्टर था, इधर भी सेम वेक्टर था, दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर था, कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। क्यों कर दो? वो अब थ्योरी यहां से निकलती है। समझ में आ गई ये बात सभी को? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी तीन वेक्टर अगर आप लेते हो, कोई भी तीन वेक्टर अगर आप लेते हो और अगर वो कोप्लेनर है या कोलिनियर है, तो ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन उसका पॉसिबल है, लेकिन उसमें सभी स्केलर जीरो नहीं होंगे। और अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्केलर का जीरो होगा और स्केलर इंडिविजुअली जीरो होंगे। हर स्केलर अपने आप में जीरो होगा। एक तो कॉम्पिटिशन में जो यूज जाता होता है, ज्यादा यूज किया होता है कैलकुलेशंस के अंदर, इसका यूज होगा। और जो कोलिनियर पॉइंट के ऊपर कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, वो यूज होगा। इसका यूज कब? अब एक लास्ट स्टेटमेंट इसमें नोट कर लो, एनी फोर वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो एनी फोर वेक्टर, एनी लिखो थर्ड पॉइंट, एनी फोर वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। एनी फोर वेक्टर मतलब अगर वो चारों वेक्टर कोप्लेनर है, तब तो लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन फॉलो कर ही रहे हैं। चारों वेक्टर बोल रहा हूं, पॉइंट नहीं बोल रहा हूं। और वो चारों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, ध्यान रखना, चारों वेक्टर क्या नॉन कोप्लेनर है, तो भी वो लीनियरली डिपेंडेंट है। बोले क्यों सर? एग्जांपल, चार वेक्टर का नॉन कोप्लेनर है, तो हम कह सकते हैं मान लो आई जे के नॉन कोप्लेनर है, तो आई जे के से हमने एक नया वेक्टर बनाया ना थोड़ी देर पहले। अरे बेटा, आई जे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर से हमने एक वेक्टर आर बनाया था, ये लिख दिया आर वेक्टर। अब आप ध्यान दो, इस एक्स वाई जेड तो स्केलर है, इसको एक तरफ लेके चले आओ, तो एक्स वाई जेड माइनस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब एक्स वाई जेड और माइनस वन एक स्केलर है, ये भले जीरो हो जाए, माइनस वन कभी भी जीरो नहीं होगा, तो सभी स्केलर इंडिविजुअली जीरो नहीं है। इसका मतलब भले आईजे के आपके पास क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, लेकिन उससे जो एक नया वेक्टर बनेगा, उसको अगर उसके साथ इंक्लूड करते हुए चलोगे, तो ये चारों वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे? लीनियरली क्या होंगे? डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। अब समझ में आया लीनियरली डिपेंडेंट का ब्रॉड नेम का क्या मतलब है? वो वेक्टर के केस में चारों कोप्लेनर हैं, वो भी लीनियरली डिपेंडेंट है। तीन वेक्टर अगर आपके पास नॉन कोप्लेनर है, उससे चौथा वेक्टर जो क्रिएट हुआ, अगर अब इन चारों वेक्टर को एक साथ लूंगा, तो भी वो लीनियरली डिपेंडेंट वाली ही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आर का कोफिशिएंट है माइनस वन, जब एक तरफ ले जाऊंगा तो वन बनेगा या माइनस वन बनेगा, कुछ भी लेता हूं। जो आर का कोफिशिएंट है वो वन होगा या माइनस वन होगा, जो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो सभी स्केलर जीरो। दो वेक्टर होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कोलिनियर वाली कंडीशन होती है। तीन वेक्टर होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कोप्लेनर वाली कंडीशन होती है। लेकिन चार वेक्टर होते हैं या उससे ज्यादा वेक्टर होते हैं, तो फिर यहाँ पे कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वाली कहानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि चार वेक्टर में कोप्लेनर के लिए भी ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है उसके लिए भी लीनियरली डिपेंडेंट है। समझ में आ गया? इसलिए लिखा एनी फोर वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, दे कैन बी कोप्लेनर, दे कैन बी नॉन कोप्लेनर। ध्यान रखना, आई जे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, आई जे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, उससे एक नया वेक्टर बना आर, वो जो नया वेक्टर आर बना, उस वेक्टर को अगर मैं आई जे के साथ लूंगा, तो ये पूरी चार वेक्टर्स आई जे के एंड आर वेक्टर, ये चारों आपके लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां से मत देखना कि साहब नॉन कोप्लेनर था तो ये नहीं, तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर, या तीन के अलावा चौथा क्रिएट हो चुका है,
are non-zero, non-collinear, non-zero, non-collinear vectors, non-zero, non-collinear vectors. Then show that vectors having position vector L vector A plus M vector B, L1 M1 comma L2 vector A plus M2 vector B comma L3 vector A plus M3 vector B are collinear. ये collinear होंगे if determinant 1 1 1 L1 L2 L3 M1 M2 M3 must be equal. तो देखो हमने कहा ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ए और बी क्या है? दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो शो करो कि ये जो वेक्टर बना है L1A प्लस M1B, L2A प्लस M2B, L3A प्लस M3B, ये वेक्टर कोलिनियर है। तो यहाँ बच्चों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बोलते सर ये तो नॉन कोलिनियर है। हाँ, लेकिन इनसे जो वेक्टर बना कोलिनियर होंगे, ये कैसी बात हो गई? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये नॉन कोलिनियर है। इससे जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी डायरेक्शन हो सकता है। तो मैं इससे तीन वेक्टर बना रहा हूं जो एक दूसरे के पैरेलल है, पॉसिबल है। ठीक है? अरे यार आईजे के में आपने वेक्टर बनाया कि नहीं बनाया जो कि कोलिनियर होते हैं, जबकि आईजे के क्या होता है? नॉन कोप्लेनर होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भले वेक्टर ए और बी नॉन कोलिनियर है, लेकिन इनसे बनने वाले जो वेक्टर होंगे वो कोलिनियर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। इसने कहा कि वेक्टर के पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट्स नहीं है। तो लेट अस टेक 3 पॉइंट्स पी क्यू आर। मान लो कि ये 3 पॉइंट हैं पी क्यू आर जो कोलिनियर है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो पी है, इसका मान लो क्यू है, इसका मान लो आर। क्वेश्चन में हमने आपको दे रखा है कि लेट पी क्यू आर आर 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर पी क्यू आर। तो वेक्टर पी जो है वो आपके पास दिया हुआ है L1A प्लस M1B। वेक्टर Q जो है वो आपके पास दिया हुआ है L2A प्लस M2B। और वेक्टर R दिया हुआ बेटा L3A प्लस M3। ये वेक्टर Q है। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि ये जो वेक्टर्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है वो कोलिनियर है। अगर इनका पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ कोलिनियर है, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट्स की बात हो रही है, वेक्टर की बात नहीं हो रही। और जब पॉइंट्स की बात होगी तो कॉन्सेप्ट यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला वाला, XA प्लस YB प्लस ZC 0 इफ X प्लस Y प्लस Z इज 0। ध्यान रखना, जब वेक्टर की बात होगी तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कहानी लगेगी, और जब पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो सेक्शन फॉर्मूला वाली कहानी लगेगी। क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 स्केलर जरूर होने चाहिए जिनको इन पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर मैं सम करूंगा तो रिजल्टेंट मुझे 0 मिलेगा। सो therefore I can say x into p plus y into q plus z into r का समेशन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे x plus y plus z भी 0 होना चाहिए। क्यों मैंने कहा ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो 3 पॉइंट p q r थे वो कोलिनियर हैं। पॉइंट कोलिनियर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, इसीलिए सेक्शन फॉर्मूला वाला जो कंडीशन था ये हमने अप्लाई किया। चलिए, तो एक रिलेशन तो मिल चुका है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिख रहा है, ये तो 1 1 1 ये रहा। ये काम तो हो चुका, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही कहते हैं। अब यहां पे इस पी क्यू आर की वैल्यू को रिप्लेस करता हूं, x into L1A plus M1B
y into L2A plus M2B, z into L3A plus M3B, this must be equal to 0. अब वेक्टर ए वाले टर्म कलेक्ट कर लो तो xl1 plus yn2 zl3 into vector a plus xm1 plus ym2 plus zm3 into vector b equal to 0 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा जो xl1 है xb स्केलर है, l1 l2 lc भी स्केलर है, xyz भी स्केलर है, ये तो पूरा स्केलर हो गया, स्केलर इनटू वेक्टर प्लस स्केलर इनटू वेक्टर इक्वल टू 0। स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट का सम 0 आया। इधर वेक्टर ए और बी तो है ही नहीं। अभी तक जो पुराने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे उसमें इधर भी वेक्टर ए भी था, इधर भी वेक्टर ए भी था, इसलिए इक्वेट कर दिए। अब इधर है ही नहीं, इक्वेट कैसे करोगे? तो भी कर सकते हो, इसको आप लिखोगे ऐसा, देखो अगर उस वे से सोचते हो तो पुराने वे से इस जीरो वेक्टर को आप लिखोगे 0 इंटू ए वेक्टर ए, 0 इंटू वेक्टर। इक्वेट क्यों क्यों इक्वेट कर सकता हूं? क्यों इक्वेट कर सकता हूं? बिकॉज व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। ज्यादा मैंने अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे तो उनके कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट किए जा सकते हैं, और यहां तो अब कुछ है ही नहीं, तो 0 इंटू 0 भी लिख दो। या अभी जो हमने थ्योरी ली, वेक्टर ये स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, 0 वेक्टर आया तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात देखेंगे। अब ढूंढेंगे कि वेक्टर कैसे ए और बी वेक्टर कैसे दिए हुए हैं, वो तो नॉन कोलिनियर दिए हैं, तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो जो स्केलर होगा वो इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, x1 भी 0 होना चाहिए, x2 भी 0 होना चाहिए, सभी के सभी स्केलर 0 होने चाहिए। तो वेक्टर का कोफिशिएंट है वो स्केलर पूरा 0 होना चाहिए। तो अभी हो जाएगा xl1 plus yl2 plus zl3 is equal to 0, xm1 plus ym2 plus zm3 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 3 लिखना आया माय डियर? इक्वेशन 2 3 लिखना आया कि नहीं आया, ये बताइए। आपको अगर बाय चांस ये वाला तरीका पसंद आ रहा है, ऐसे लिख लीजिए, लिख के इक्वेट कर लीजिए, और लिख लीजिए सिंस ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीन इक्वेशन में से अपने को एक्स वाई जेड एलिमिनेट करना है। तो सॉल्विंग का तरीका क्या होगा? इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल दो, इसमें पुट कर दो। या ये एक्स वाई जेड का जो एलिमिनेशन करना है इसको हम डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं। नाउ एलिमिनेट एक्स वाई जेड फ्रॉम 1 2 3। ये एलिमिनेशन काम कौन करके देता है? अपने को डिटरमिनेंट देता है। अरे डिटरमिनेंट का मेन यूज ही तो यही है ना कि लीनियर इक्वेशन में से वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो आपके पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, वो तीन इक्वेशन है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास क्रिएट हो चुकी है। इसमें से एक्स वाई जेड एलिमिनेट करना है, तो ये एलिमिनेशन डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट से हो जाएगा। या आप ऐसा कह लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यहां पुट करके जो रिजल्ट क्रिएट होगा वो रिजल्ट इस डिटरमिनेंट के बराबर है। क्या होगा? ये कोफिशिएंट 1 1 1, इसका कोफिशिएंट L1 L2 L3, इसका कोफिशिएंट M1 M2 M3, ये हो गया डिटरमिनेंट का। ये तो बेसिक काम है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। देखो, लेट वेक्टर AT इज इक्वल टू F1T into I प्लस F2T into J। ये वेक्टर ए दिया बेटा मैंने, एंड वेक्टर B BT इज इक्वल टू वेक्टर BT, एरो डाल दो, वेक्टर BT इक्वल टू G1T into I plus G2T into J। These are vector AT and BT where T belong to
where t belongs to 0 to 1, ये आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है। एंड f1 f2 f3 f1 f2 g1 g2 are continuous function। मतलब कैलकुलस घुसा रहा है, continuous function कैलकुलस घुसा दी उसने। if at and bt are non-zero vectors for all t, if at bt are non-zero vector, बस इतना लिखा सभी t के लिए, जो t दिया उसके लिए non-zero vector and नहीं for all t, non-zero vector for all t and कुछ और वो दे रहा है वेक्टर a0, अगर t की वैल्यू 0 तो a0 की वैल्यू क्या है वो दे रहा है 2i plus 3j एंड वेक्टर a1, जब t की वैल्यू 1 है तो वैल्यू है आपके पास 6i plus 2j, i plus 2j वेक्टर v0, इसकी वैल्यू दे रहा है बेटा वो 3i plus 2j, 3i plus 2j एंड वेक्टर b1, इसकी वैल्यू वो दे रहा है 2i plus 6j। Then show that AT vector and BT vector are parallel. AT and BT are parallel for some t। ये क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया, थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन हमने कहा है कि एटी एक फंक्शन दे दिया है, बीटी एक वेक्टर के फॉर्म में फंक्शन दे दिया हमने, और टी 0 से 1 के बीच में f1 f2 g1 g2 सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एटी एंड बीटी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं फॉर ऑल टी, और a0 b0 इन सब की वैल्यू दे दी। शो दैट एटी एंड बीटी आर पैरेलल। अच्छा पैरेलल होंगे तो क्या होगा, पैरेलल होंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ दे आर पैरेलल। वेक्टर एटी इज पैरेलल टू वेक्टर बीटी, इसका मतलब ये शो करना ना वेक्टर पैरेलल है, मान लेता हूं पैरेलल है, तो एटी वेक्टर और बीटी वेक्टर पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होता है, ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होता है, जवाब दो। अरे दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, दो तीन बातें बताई थी। पहली चीज, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, वेक्टर v इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर है या लैम्डा टाइम्स वेक्टर है। दूसरी चीज, उनके कोफिशिएंट आईजे के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। तीसरा हमने बताया था कि उनके dr सेम होते हैं या डीसी सेम होते हैं, और चौथा हमने बताया था कि उसका क्या, बोलो बोलो बोलो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ये चार बेसिक पॉइंट है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है। अब आप मुझको ये बताइए कि यहाँ पे मैं कौन सा तरीका यूज करूं, चारों सेम ही चीज है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है, कौन सा यहाँ बेटर होगा। एक एक वेक्टर सम स्केलर मल्टीपल अदर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं कि बीटी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एटी वेक्टर, और आपको ध्यान हो तो मैंने इसको प्रूफ किया है कि अगर ये इक्वल होगा तो उससे क्या रिजल्ट मिला था,
तो जैसे मैं टी लैम्डा टाइम्स लिखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा कि जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा दोनों वेक्टर का इक्वल होगा। तो आप जानते हो कि दो वेक्टर का पैरेलल है तो उनके आई के कोफिशिएंट का रेशियो और जे के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। So since these two vectors are parallel, therefore I can say F1t upon G1t must be equal to F2t upon G2t। अरे यार मैं इसको अगर A1, A2, B1, B2 कहता तो नहीं कहता A1 upon A2 equal to B1 upon B2। अब मुझे ये दिस इज फॉर सम t, ध्यान रखना कुछ t एक आध t तो ऐसा होगा ही इसके लिए पॉसिबल है। Now अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट मींस आई हैव टू शो दैट F1t into G2t minus F2t into G1t this is 0 for some t। अगर मैं ये चीज ट्रू है ऐसा प्रूफ कर गया, ये ट्रू है, ये रिजल्ट ट्रू है, सत्य है, ये ऐसा कर गया किसी भी टी के लिए, कुछ टी के लिए, तो इट मींस वेक्टर्स आर पैरेलल। अब आप सोचो कि ये जीरो होगा ऐसा कैसे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्या क्या दे रखा उसने, इसका अभी तक हमने यूज नहीं किया। ये रिजल्ट जीरो होना चाहिए फॉर सम टी, इसका मतलब कोई ना कोई टी ऐसा होगा 0 से 1 के बीच में जिसके लिए ये क्वांटिटी जीरो होगी। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर टी, इसके ऊपर मैं टी को लेता हूं, ये टी का मेरा, और ये 0 है 1 है, 0 से 1 के बीच में एक ना एक वैल्यू जरूर होगी जिसपे कि इस फंक्शन को मैंने एक नया फंक्शन मान लिया फाई टी, इसके बीच में फाई टी किसी ना किसी वैल्यू के लिए जीरो होगा, मतलब फाई टी इसको कट करेगा। प्रूफ करना, एक प्रूफ करना है ना कि अगर इस पूरे को फाई टी माना तो फाई टी एक एस, कोई ना कोई एक टी के लिए एक टी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए फाई टी जो है जीरो होगा, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो इसका तो आपको सिंपल ये शो करना है, ध्यान से देखो डायग्राम से, तो यही प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। इस क्वांटिटी को एक नया फंक्शन फाई टी मान लिया मैंने, तो ये जो फाई टी होगा ये आपका जीरो होना चाहिए था फॉर टी बिटवीन 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में किसी पॉइंट पर टी की किसी एक वैल्यू के लिए इसको कम से कम जीरो होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, सोचो। मैंने तो डायग्राम भी बना दिया, सब कुछ बना दिया है, बस अब तो पूरा चीज पकड़ में आ जाना चाहिए, करना क्या चाहिए। एनीवन? देखो डायग्राम जानबूझ के बनाया, जैसे ही ध्यान से देखो कि आपके पास, इसका मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता था एफ ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव है, तो उसके बीच में रूट्स आएंगे ही आएंगे। तो क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कोई गैप हो नहीं सकता है कर्व को, अगर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो नेचुरल सी बात है कि अब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय कभी ना कभी तो जीरो बने। अब आपको ये शो करना है कि फाई 0 की वैल्यू और फाई 1 की वैल्यू अपोजिट साइन की है। चलिए फाई 0 की वैल्यू निकालते हैं। जीरो, ये हो गया F10, F10 इंटू G20 माइनस F20 इंटू G10। अब F10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो F10 कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। F10 का मतलब होगा यहाँ पे टी की है 0 पुट कर दो, देखो ये कैसे मिलेगा नाउ, इसमें थोड़ा सा देखना है। तो AT A0 इक्वल टू F10 इंटू आई प्लस F20 इंटू जे। थोड़ा कंपेयर करिए देखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है A0 की वैल्यू दी है 2i प्लस 3, कुछ नहीं करना है। तो मैं जैसे ही कंपेयर करूंगा, फिर ध्यान दो आई एंड जे क्या हो गए, क्यों कंपेयर कर रहा हूं, बिकॉज आई एंड जे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, और जैसी आई और जे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब कोफिशिएंट आपस में इक्वेट कर दो, तो F10 की वैल्यू 2 हो गई, F20 की वैल्यू 3 हो गई।
ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास फाइव जीरो की वैल्यू हो जाएगी, F1 जीरो की वैल्यू है 2, G2 की नहीं मालूम, F2 जीरो की वैल्यू है तुम्हारे पास 3। अब आ जाओ G1 G2 पे, तो यहाँ जीरो पुट कर दो, B0 की वैल्यू ये रही, तो G1 की वैल्यू हो गई 3, और G1 की वैल्यू हो गई 3, और G2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपका रिजल्ट हो गया 4 माइनस 9, तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -1। ऐसे आप निकाल लो बेटा 5 1, फिर देखो क्या होता है, जल्दी करो 5 1 निकालो। 5 1 में क्या होगा, F1 1, F1 में मतलब A1 से आ जाओ, तो हो जाएगा 6, है ना, माइनस F21 हो गया 2, J का कोफिशिएंट, है ना। फिर B1 में आ जाओ, यहाँ होगा G2 1, तो G2 1 आपके पास हो जाएगा G1 हो जाएगा फिर 6, और इधर हो जाएगा 2, हो गया 12 माइनस 4, 12 कहाँ, 36 हो गया, 36 माइनस 4, ये हो गया 32। तो एक वैल्यू बेटा -5 आई और एक वैल्यू 32 आई, तो 5 की वैल्यू -5 आ रही है और इसकी वैल्यू 32 आ रही है। तो अगर वैल्यू -5 से 32 के बीच में जा रही है, तो कभी ना कभी जीरो तो बन रही है। सो देयरफॉर आई विल से दैट, लेकिन अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर इनमें कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा तो हो सकता है नेगेटिव हो जाए और बिना कट किए एक पॉजिटिव बन जाए। भाई अगर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा, हो सकता है 0 पे -5 से यहाँ तक आए, ठीक है ना, यहाँ गैप मारे, यहाँ चालू हो जाए और यहाँ ऊपर चले जाए, कट भी नहीं करना। तो क्योंकि आपके पास ये फंक्शन जो है G1 G2 ये सब कंटीन्यूअस है, तो दो कंटीन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटीन्यूअस, उसका डिफरेंस भी कंटीन्यूअस, तो ये 5t कंटीन्यूअस हो गया। तो कंटीन्यूअस फंक्शन में एक बार वैल्यू नेगेटिव मिली, दूसरे पे वैल्यू पॉजिटिव मिली, अब ये कंटीन्यूअस फंक्शन तो हर जगह बनेगा, तो -1 से 0 के बीच में किसी t पर जरूर x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। therefore I can say phi t क्या करेगा, phi t will be 0 for some t। और जैसे ही आपने प्रूव कर दिया कि phi t 0 है फॉर सम t, यही तो प्रूव करना था, इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो क्या हमारा ट्रू है। इतना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलस कह लो या अलजेब्रा वाला कहानी कह लो, छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बहुत बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ।